क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अरेंज द वंडर वॉल कांस्टेंट फॉर द गैस। तो वंडर वॉल कांस्टेंट की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं वंडर वॉल, वंडर वॉल्स कांस्टेंट की मैं बात करूं, अगर वंडर वॉल कांस्टेंट जो होता है, तो वंडरवॉल कॉस्ट, वंडरवॉल इक्वेशन में जो आपका टर्म आता है ए एंड बी, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वंडरवॉल कांस्टेंट। ए क्या बताता है? ए बताता है द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी गैस मॉलिक्यूल के बीच में कितना ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है। यह किस, यह कौन बताएगा? ये बताएगा टर्म ए। और बी जो होगा वो क्या बताता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब एक गैस मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम कितना है, इसको कौन बताता है? टर्म बी। अच्छा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल जो होगा वह जितना भारी होगा, गैस मॉलिक्यूल जितना ज्यादा भारी होगा, तो गैस मॉलिक्यूल जितना ज्यादा भारी होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो गैस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं भारीपन की, तो अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा। मोलिकुलर मास ज्यादा होने पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा। ये बात समझ में आती है? ठीक है। और साथ ही साथ अगर बी की बात करते हो, यानी गैस के मॉलिक्यूल का खुद का वॉल्यूम बात करते हो, ये किस बात पे डिपेंड करता है, साइज पे। किस बात पे करता है, गैस मॉलिक्यूल का साइज पे। तो साइज कब ज्यादा होगा, जब ये बल्की होगा। कैसा होगा? यानी गैस मॉलिक्यूल जितना ज्यादा बल्की होगा, पी की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज, ये क्या है आपका C6H6, दैट इज बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन है। ठीक है। और ए बात करोगे तो क्या है, टायुलिन है। ए है आपका बेंजीन, ए है आपका टायुलिन। क्या है? टायुलिन। ये आपका नियोन गैस है। और ये H2O। H2O में देखोगे तो H2O में खास बात है कि वाटर जो मॉलिक्यूल होते हैं वह, यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है वह कैसा होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इस तरीके से अरेंज होंगे, है ना। तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज, अगर मैं बात करूं वंडर वाल फोर्स की तुलना में है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। यानी यहाँ पे जो वाटर के लिए, किसके लिए, वाटर के लिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी किया है। गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे नहीं बताया कि ए की वैल्यू पूछ रहा है कि बी की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो अगर मैं मान के चलूं कि बी की वैल्यू पूछ रहा है, अगर मैं मान के चलूं कि बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू किस बात पे डिपेंड करती है कि वो कितना ज्यादा बल्की है। बल्कि देखोगे तो इनमें, इन चारों में से सबसे ज्यादा बल्की कौन है आपका, सबसे बड़ा साइज किसका है, तो इस टायोलिन का। तो इस टायोलिन के लिए जो एक किसकी वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू, तो ये आपकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके लिए है, 18। यानी सेकंड का मैच करेगा। सॉरी, इस 18 नहीं, सबसे हाईएस्ट तो 24 है। सबसे हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है, 24। यानी सेकंड का डी, सेकंड का डी। एक बात तो यहाँ पे लग गया। तो देखिए यहाँ पे सेकंड का, तो देखो यहाँ पे ए बोला, सेकंड का सी बोला। या तो आपका पहला हो सकता है, या तो दूसरा, सॉरी तीसरा हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, नियॉन जो देखोगे तो नियॉन जो होता है, नियॉन
तो जो मोलिक्यूल है वो नियॉन का एटम है, और नियॉन का एटम जो होता है उसकी साइज क्या है, छोटी है। अगर ये छोटी है तो सबसे लो वैल्यू किसकी होगी, नियॉन के लिए, ए का, थर्ड का ए, थर्ड का ए यहाँ पे आ रहा है, थर्ड का ए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है इस वाले में, सेकंड का डी, थर्ड का ए, यानी जो करेक्ट आंसर होगा सी वाला होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक्स एम एल ऑफ हाइड्रोजन गैस इफ यूज थ्रू ए होल इन ए कंटेनर is 5 seconds. The time taken for the diffusion of the same volume of gas specified below under the identical condition is। चलिए मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है, कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या है, कौन सी गैस रखी गई है, हाइड्रोजन गैस रखी गई है। और इसमें क्या है, एक छोटा सा होल है। इस कंटेनर में क्या है, छोटा सा होल है। जिस होल के थ्रू आपका जो हाइड्रोजन गैस है वह बाहर निकल रहा है, क्या हो रहा है, इफ्यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, इफ्यूज हो रहा है। एक होता है डिफ्यूजन टर्म, एक होता है आपका इफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ सोलूट पार्टिकल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू ए स्मॉल होल, किसी स्मॉल होल के थ्रू गैस मॉलिक्यूल का पास होना क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है, रिसाव, है ना। तो यहाँ पे इफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे कोई कंटेनर में क्या है, होल है, इस होल के थ्रू हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है, इफ्यूजन हो रहा है इसका, इस गैस मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे बोला गया कि गैस का एक्स वॉल्यूम जो है ना, गैस का वॉल्यूम कितना है, एक्स एम एल। इसी गैस का वॉल्यूम कितना है, एक्स एम एल। तो इस गैस का जो वॉल्यूम है इज इफ्यूज थ्रू ए होल इन ए कंटेनर इज 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड के अंदर, 5 सेकेंड में एक्स वॉल्यूम क्या हो गया हाइड्रोजन गैस का, बाहर निकल गया। यानी रेट ऑफ इफ्यूजन, रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो कितना है, एक्स बाई 5 ml/सेकेंड। ठीक है। फिर अगला क्या कर, द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी मान लो कि आपका स्पेसिफाइड बिलो द आइडेंटिकल कंडीशन, सेम कंडीशन पे, जो कंडीशन इस गैस के लिए था, हाइड्रोजन गैस के लिए, वही कंडीशन की बात कर रहा है। कंडीशन चेंज करने को नहीं बोल रहा है। तो अगर कंडीशन नहीं बदलने का मतलब टेम्परेचर आपका क्या है, सेम है। टेम्परेचर क्या है, सेम है। तो टेम्परेचर सेम होगा अगर, तो टेम्परेचर अगर सेम होगा, द टाइम टेकन फॉर द फ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी आपका वॉल्यूम को आपको चेंज नहीं करना है, स्पेसिफाइड, गैस स्पेसिफाइड बिलो अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। तो अगर आपका कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी टेम्परेचर सेम है, तो हमें पता है किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे किसी भी गैस का जो डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो किस बात पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके रेसिप्रोकल होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी रेसिप्रोकल टू दी
रूट ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ गैस, इस तरीके से डिपेंड करता है। तो अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को आर से रिप्रेजेंट करूंगा तो आर इज प्रोपोर्शनली टू किसके, आर इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो अगर मैं दो गैस के लिए लिखूं तो ए यहाँ पे R1 करना पड़ेगा, यहाँ पे M1 करना पड़ेगा, और दूसरे गैस के लिए लिखूंगा तो R2 इज आर प्रोपोर्शनल टू इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलिकुलर मास, इस तरीके से। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन क्या है, सेकंड है। मैं दो गैस के लिए अलग अलग इस तरीके से लिख रहा हूँ। अगर मैं क्या करूं कि फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड कर दूं, क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू अंडर रूट M2/M1, इस तरीके से होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये मजेदार चीज, R1/R2 इक्वल टू M1/M2, इस तरीके से। ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में क्या था, हीलियम। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, अच्छा, अब ये बोल रहा है कि द टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो द आइडेंटिकल कंडीशन, कितना समय लगेगा अगर सेम वॉल्यूम को मुझे क्या करना हो, डिफ्यूज करना हो। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, आपका एक्स वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा था, क्या हो रहा था, एक्स वॉल्यूम। तो मुझे पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू क्या है, कि 1/√, मॉलिक्यूलर मास। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना निकल के आया था, x/5 सेकेंड, है ना, यही आया था। तो मान लीजिए, लेट अस कंसीडर कि जो दूसरी गैस है, अनदर गैस है, उसको एक्स वॉल्यूम डिफ्यूज होने में कितना समय लगता है, t समय लगता है। तो ये जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन में मैं, और उस गैस है जो अनदर गैस है इसका, मान लो कि सपोज दैट कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। ऑक्सीजन गैस के लिए अगर देखेंगे ना, तो एक एक करके हम देख सकते, एक एक करके भी देख सकते हैं। हीलियम गैस है ना, तो हीलियम गैस के लिए देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो R1 मतलब जो पहली गैस थी यानी हाइड्रोजन गैस, इसमें था आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था, तो वो कितना होगा, x/5 था, और डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस। अब सेकंड गैस के तौर पे कौन है, हीलियम गैस। तो मान लो कि आपका देखो एक्स वॉल्यूम ही डिफ्यूज करवाना है, लेकिन समय मान लो आपका t है। एज कल टू किसका हो जाएगा, अंडर रूट M2, यानी दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास। तो हीलियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 4, और डिवाइड बाई हाइड्रोजन के लिए कितना मॉलिक्यूलर मास था, 2। तो यहाँ से अंडर रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स एक्स कट गया, ए वैल्यू क्या होगा, t/5 इजकल टू अंडर रूट 2। टी की वैल्यू क्या आएगी, 5/√2। और 5/√2 की वैल्यू कितनी होती है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, इतना होता है आपका। तो यहाँ पे जो आपका समय दिया है, 10 सेकंड दिया है, कितना दिया है, 10 सेकंड। 10 सेकंड तो नहीं होगा, 10 सेकंड से कम होगा, तो ये आंसर तो कैंसिल आउट हो गया। अगला देखोगे ऑक्सीजन गैस के लिए, तो ऑक्सीजन गैस के लिए देखोगे तो यहाँ पे आपका जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना हो जाएगा ऑक्सीजन गैस का, O2 के लिए मोलिकुलर मास होता है 32, तो यहाँ पे 32/2, अंडर रूट 16 की वैल्यू 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t/5 इक्वल टू 4। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 सेकेंड। यहाँ पे 20 सेकेंड दिया है O2 के लिए, यानी करेक्ट आंसर होगा बी वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, थोड़ा सा समय लिया, बट हमने सॉल्व कर दिया इसे अच्छी तरीके से, है ना, यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका,
क्वेश्चन नंबर 6, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी, देयरफॉर। तो हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पी इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर मैं एक मोल की बात करूं तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूं, इस टर्म को इधर ले आऊं तो पीवी बाई आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड। ये जो आपका न्यू टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है जेड, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है कि कोई गैस किस हद तक कंप्रेस किया जा सकता है ना। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए अगर बात करोगे, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए जेड की वैल्यू होती है 1। जेड की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बट फॉर रियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 एक क्या नहीं होती है, 1 नहीं होती है ना। कह रहा है कि दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी, यानी जेड की वैल्यू क्या है आपकी, जेड की वैल्यू इज लेस देन 1। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए गैस इज लेस देन यूनिटी एट एसटीपी। एसटीपी की बात करते हो तो एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना माना गया है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है आपका वह है 273 केल्विन माना गया है। और प्रेशर कितना माना गया है, 1 atm माना गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। और जैसे यहाँ पे रखोगे तो पी की वैल्यू क्या थी भाई, पी की वैल्यू 1 atm, है ना, 1 atm। वी की वैल्यू हमें नहीं पता, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आर आर लेकिन यहाँ पे जब अगर एटीएम है ना, पी की वैल्यू क्या है, एटीएम में है। आर की वैल्यू क्या होती है, आर की तीन वैल्यू होती है। एक तो होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एक होता है 0.0821 पर मोल पर केल्विन। यहाँ पे रखो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। और यहाँ पे हो गया सर, हाँ आर, और टी, टी की वैल्यू कितना हो, 273 केल्विन। और इक्वल टू यहाँ पे ए एक से कम है ना। ए क्या है, लेस देन 1 है, जेड होगा। ठीक है, कोई नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू जेड इंटू 0.08 अच्छा, यहाँ पे देखोगे तो एक केल्विन इनवर्स कट जाएगा। अब फिर ये यहाँ पे बात करते हो तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 × 273 लीटर। और एटीएम से देखो ना, यहाँ पे एटीएम कट गया, यहाँ पे बचा लीटर केवल। अब इसकी वैल्यू आप देखो ना कितनी आती है। मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, देखता हूँ कितना होता है। अगर मैं बात करूँ तो 0.0821 मल्टीप्लाई बाई 273, ये वैल्यू आ रही है मेरी कितनी, ये दोनों मिला के आ रही है 22.41 मल्टीप्लाई बाई जेड। अब अगर जो जेड है, अगर जेड एक से ज्यादा होता, जेड की वैल्यू अगर एक होती, अगर जेड की वैल्यू क्या होती, एक होती, तो वी की वैल्यू कितनी आती, 22.4 लीटर आता। पर जेड की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। इसीलिए वॉल्यूम जो आएगा वो 22.4 से कम आएगा। सही आंसर कौन सा होगा, वी एम, यानी वॉल्यूम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेस देन 22.4 लीटर, यानी सही आंसर होगा बी वाला। क्या क्वेश्चन, या गजब का क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दी आरएमएस वेलोसिटी यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इतना टाइम दी आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन इफ टी इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। वाह, 1 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, इधर देखो ना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज √7 टाइम्स द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात अगर आप करते हो
इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, VRMS इजकल टू √3RT/m। 3RT/m। किसी भी गैस के लिए जब हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं तो ये इक्वेशन हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, कह रहा है कि जो हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन के लिए वो √7 टाइम्स ज्यादा है नाइट्रोजन की तुलना में। तो यानी गैस के मॉलिक्यूल को जो स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, वो √7 टाइम्स ज्यादा है इन कंपेयर टू नाइट्रोजन। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? अच्छा, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो RMS वेलोसिटी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक चीजें मैं हाइड्रोजन के लिए लिख दूं तो क्या हो जाएगा आपका, √3 RE हाइड्रोजन डिवाइड बाई मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2। अगर मैं यही चीज, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के लिए तो ये वैल्यू हो जाएगी VRMS फॉर नाइट्रोजन इक्वल टू √3RTN डिवाइड बाई N2 के लिए मोलिकुलर मास कितना है भाई, N2 के लिए मोलिकुलर मास है 28। तो यहाँ पे वी आरएमएस वेलोसिटी फॉर H2 डिवाइड बाई वी आरएमएस वेलोसिटी फॉर नाइट्रोजन इक्वल टू, अब देखो यहाँ से जैसे डिवाइड करोगे 3 से 3 कट जाएगा, R से R कट जाएगा, और ये वैल्यू आपकी ऐसे आएगी 28/2। और यहाँ पे TH डिवाइड बाई TN, है ना? तो H2 के लिए जो वैल्यू है वह कितना है, √7 टाइम्स ज्यादा है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √7 RMS वेलोसिटी ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के गैस मॉलिक्यूल के लिए जितना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उसकी तुलना में √7 टाइम्स ज्यादा है। यहाँ पे V RMS वेलोसिटी फॉर नाइट्रोजन इक्वल टू, ए आप देखोगे तो ए वैल्यू हो जाए √14, और ये हो जाएगा आपका TH/TN। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कट गया। अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 7 = 14 TH/TN2। ठीक है, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे 2 आएगा। ये आपका आ गया TN2 = 2TH2। यही वैल्यू आएगी, यानी जो टेम्परेचर है नाइट्रोजन गैस का वो ज्यादा है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो आंसर कौन सा होगा भाई, आंसर कौन सा आएगा आपका? किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन के लिए ज्यादा है ना, नाइट्रोजन के लिए ज्यादा है। ए वाला, सी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 टेम्परेचर प्रेशर इफ डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड वाटर इज इतना। एट 100 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर पे क्या है, कोई लिक्विड है, इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, वाटर जो है, वाटर की जो डेंसिटी है वो कितना है, इस टेम्परेचर पे जो डेंसिटी है वह है 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। दैट ऑफ वाटर वेपर इज इतना। और अगर मैं वाप ये है आपका वाटर के लिए, अगर मैं डेंसिटी ऑफ वेपर की बात करूं इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे, वो कितना है, 0.00006 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। देन वॉल्यूम occupied by water molecule in 1 liter of steam at the temperature। हम्म, तो मुझे पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है,
मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है आपका? 1 लीटर है। और डेंसिटी कितना है आपका? सॉरी, डेंसिटी आपको रुकिए रुकिए। देन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ स्टीम एट दैट टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या था कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटीएम प्रेशर पे जो वाटर की डेंसिटी थी वह थी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे जो वेपर था, वेपर का जो आपका डेंसिटी था वो कितना था? 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यही था ना? अब क्या पूछ रहा था? दिन वॉल्यूम occupied by water molecules in 1 liter of steam at that temperature is। तो इसी टेम्परेचर और इसी प्रेशर पे 1 लीटर, क्या, 1 लीटर वेपर जो होगा, 1 लीटर ऑफ स्टीम दैट टेम्परेचर। अच्छा, वेपर की अगर बात करते हो तो वेपर में मैंने देखा देखा कि अगर आपका 0.0006 ग्राम वेपर है ना, तो यह कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है आपका? सही। अगर वेपर की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला जो वेपर होगा वो कितना मास का है? 0.0006 ग्राम का है ना?